Hello everyone, this is Neha Srivastav and you are watching Study with Neha Srivastav. This is the fourth part of Sexual Reproduction in Flowering Plants. इस चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये चैप्टर आज मैं आपका कंप्लीट करवा दूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस एंड मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो कुछ इंपॉर्टेंट थी जैसे कि ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, अच्छे से समझ भी लिया था। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर से एक बार ये लेक्चर आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था जो कि इम्पोर्टेंट है, कैस्मोगैमस एंड क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में। फिर जिटोनोगैमी के बारे में हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था जीनोगैमी एंड फिर इसके बाद एजेंट्स जो पॉलिनेशन के होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट एजेंट्स थे, एबायोटिक एंड बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स, इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। और एबायोटिक में विंड एंड वाटर कवर किया था एंड बायोटिक एजेंट्स में हमने कवर किया था जो कि बीज, एनिमल्स और इंसेक्ट के थ्रू होता है। बायोटिक एजेंट्स ये होते हैं, तो इसमें भी ये भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डीपली कवर कर लिया था। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम लोगों ने कवर कर लिया। आज हमें कंप्लीट कराना है आपका डबल फर्टिलाइजेशन एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, सेल एंडोस्पर्म एंड ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ओके, तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसका सबसे पहले वर्णन किया था नवाशिन ने। किसने सबसे पहले वर्णन किया था? नवाशिन ने वर्णन किया था। डबल फर्टिलाइजेशन का सबसे पहले वर्णन किया था नवाशिन ने। और कौन से पौधे पे किया था, कौन से प्लांट पे किया था? तो इन्होंने एक प्लांट है लिलियम पेटिलेरिया, इस प्लांट पे इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन का वर्णन किया था। और फिर बाद में ये पता चला कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का विशेष लक्षण होता है, ठीक है। यानी कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है या दोहरा निषेचन है, ये आवृत बीजी पौधों का विशेष लक्षण है। किसका? आवृत बीजी पौधों का विशेष लक्षण है ये, ठीक है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं इसमें, सिनगैमी होता है और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सिनगैमी और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिनगैमी होता क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है हमारा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, हमें पता है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें एम इंड पे, माइक्रोपाइलर इंड पे एग सेल होती है, दो सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है। और सी इंड पे एंटीपोडल्स होते हैं, ठीक है। सी इंड पे एंटीपोडल्स होते हैं और एम इंड पे एग सेल होती है, सिनर्जिड्स होते हैं, ओके। दो मेल गैमीट्स एम इंड से होते हुए एम्ब्रियो में इंटर करते हैं, ठीक है। और एक मेल गैमेट क्या करेगा, एग सेल से जाकर के फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एक मेल गैमेट एग सेल से जाकर के फ्यूज हो जाएगा तो ये बना जाइगोट, ठीक है। और इसमें से जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो एमेंट से इंटर करेगा और वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास में, और वो यहाँ पर इन दोनों से फ्यूज हो जाएगा और बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज होगा
वो क्या बनाता है, वो जाइगोट बनाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी यानी कि संयुग्मन। ठीक है। और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन यानी कि त्रिसमेकन। ओके। तो जो सिनगैमी होगा, सिनगैमी, इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होकर के बनाता है जाइगोट, और इसकी प्लॉइडी कैसी होती है, 2n। ये होता है डिप्लॉयड। ठीक है। और अब जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ये भी देख लेते हैं हम। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो एम इंड से होकर के जाता है एम्ब्रियो में, और वो किससे मिलता है, किससे फ्यूज होता है जाकर के, वो फ्यूज होता है टू पोलर न्यूक्लियाई से। यहाँ पे सेकेंड इसको रिमूव कर देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है। तो जो रिमेनिंग का मेल गैमेट बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग वाला, ठीक है, रिमेनिंग वाला जो मेल गैमेट होगा वो सेंट्रल के दो पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज होकर के बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है इसकी प्लॉइडी कैसी होती है, 3n होती है, क्योंकि मेल गैमेट की प्लॉइडी कैसी होगी, n होगी, और टू पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी 2n होगी, तो ये मिल करके 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है और सिनगैमी होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनगैमी। इन दोनों को मिला करके बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो डबल फर्टिलाइजेशन की होती है, ये एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं इनका विशेष लक्षण होता है। ओके। तो आई थिंक ये आपको कंफर्म हो गया होगा। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो कैसा होता है, वो 3n होता है। इसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन नहीं, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो मेल गैमीट का फ्यूजन एम्ब्रियो सैक से। ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है कि एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं। एक तो सिनगैमी होता है, यानी कि जो दो मेल गैमेट होते हैं उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है, ये सिनगैमी वाली प्रोसेस हो गई। और दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, और ये प्रोसेस हो गई ट्रिपल फ्यूजन की। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारा ये बनता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये कैसे बनता है, ये बनता है मेल न्यूक्लियस और पोलर, जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे यहाँ पे पहले, उनके फ्यूजन से। तो उनके फ्यूजन से क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। यहाँ से टू मेल गैमीट एंटर करते हैं माइक्रोपाइलर इंड से एम्ब्रियो में। एग सेल से जो गैमीट होता है ये फ्यूज होकर के क्या बनाता है,
जाइगोट बनाता है। अब इस एम्ब्रियो में सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, और पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, इनसे फ्यूज होकर के जो दूसरा वाला मेल गैमेट होता है, दो मेल गैमेट होते हैं ना, तो एक बनाता है एग सेल से फ्यूज होकर के जाइगोट, और दूसरा किससे बनाता है, पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमेट जो फ्यूज होता है। जब ये फ्यूज होता है तो ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये दो चीजें बनती हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे बनती है। तो इसके बनने के बाद एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो एंटीपोडल्स होते हैं ये एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो सैक से ये एंटीपोडल्स क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बचता क्या है यहाँ पर, एंटीपोडल्स भी डीजेनरेट हो जाएंगे और सिनर्जिड्स भी यहाँ पर डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा जाइगोट जो कि 2n है, और बचेगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो कि 3n है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये जो पूरी सेल है, ये पूरी सेल, ये वाली, ये जो पूरी सेल है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहलाती है ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म रिपीटेड माइटोसिस होती है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में। यानी कि ये जो सेल है, इस सेल में जब रिपीटेड माइटोसिस होगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, रिपीटेड माइटोसिस होगी, बार बार माइटोसिस होगी, बार बार माइटोसिस होगी, तो बन जाएगा हमारा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कई बार माइटोसिस होती है और बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है एम्ब्रियो के विकसित होने के पहले बनता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले बनता है, डेवलपमेंट के पहले बनता है एंडोस्पर्म। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो को चाहिए होता है न्यूट्रिशन, और एम्ब्रियो पोषण या फिर न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, एंडोस्पर्म से लेता है। इसलिए एम्ब्रियो के बनने से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म क्यों बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म क्यों बनता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म इसलिए बनता है क्योंकि एम्ब्रियो को चाहिए होता है न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन लेता है एंडोस्पर्म से, तो इसलिए एंडोस्पर्म को पहले बनना होता है। तो एंडोस्पर्म दो तरह से बन सकता है। कौन कौन सा होता है एंडोस्पर्म, दो तरह से बन सकता है। एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें जो ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से यानी कि जो पोलर न्यूक्लियाई थे एम्ब्रियो सैक के बीच में, और एक मेल न्यूक्लियस के फ्यूजन से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें जो ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, उसमें बार बार डिवीजन होता रहता है। इसमें क्या होता है, बार बार डिवीजन होता रहता है, बार बार डिवीजन होता रहता है। लेकिन क्या होता है कि डिवीजन तो होता रहता है लेकिन सेल्स नहीं बनती हैं, ठीक है।
तो इस तरह से जो इस तरह का जो एंडोस्पर्म होता है इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, मतलब इसमें कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, डिवीजन होता है, तो मैनी न्यूक्लियस फॉर्म बट सेल नहीं बनती हैं, नो सेल्स। ठीक है, तो कई सारे न्यूक्लियस तो बन जाते हैं लेकिन सेल्स एक भी नहीं बनती हैं। इस तरह का डिवीजन जो होता है, इस तरह का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर, जो आप लोग पीते हैं, कोकोनट वाटर, नारियल पानी। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में लगातार डिवीजन होता रहेगा लेकिन सेल्स नहीं बनेंगी, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनते जाएंगे, तो उसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो नारियल पानी आप पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ये जो नारियल पानी है ये क्या है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और दूसरी तरह से बनता है एंडोस्पर्म, उसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। उसको क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है न्यूक्लियस, ये भी बताया कैसे बनता है, पोलर न्यूक्लियाई दो और मेल न्यूक्लियस के फ्यूजन से। इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है और इसमें डिवाइड करके ये क्या बनाते हैं, ये आसपास सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये कंटिन्यू डिवाइड करता है और अपने आसपास क्या बना लेता है, सेल्स बना लेता है, तो इसे हम कहेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर का मतलब सेल्स बन रही हैं। ओके, सेलुलर मतलब सेल्स बन रही है, और सेल्स बन रही है इसका मतलब डिवीजन के बाद सेल्स बन रही हैं। इसमें क्या था, डिवीजन के बाद सेल्स नहीं बन रही थी, तो ये था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और इसमें सेल्स बन रही हैं तो ये है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अगर सिर्फ डिवाइड करता रहेगा, ठीक है, सेल्स नहीं बनाएगा, सिर्फ डिवाइड ही करता रहेगा, सेल्स नहीं बनाएगा, तो इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करता है और सेल्स बनाता है तो इसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए यहाँ पे सेल फॉर्मेशन विद डिवीजन इन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है सेलुलर एंडोस्पर्म का, जो कोकोनट वाइट होता है, इसका एग्जाम्पल है कोकोनट वाइट या फिर वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल था कोकोनट वाटर, जो कोकोनट के अंदर वाटर भरा होता है, लिक्विड। और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है कोकोनट वाइट। जो कोकोनट का सफेद पार्ट होता है वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। याद रखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स तो आप बिल्कुल लर्न ही कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म के बेसिस पे कितने प्रकार के सीड्स होते हैं, तो दो प्रकार के सीड्स होते हैं। एक होता है एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड्स और दूसरा टाइप का सीड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि नॉन एल्बुमिनस सीड। तो ये जो एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, इस तरह के सीड्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा रहता है। जो इस तरह के सीड्स होते हैं, सीड्स में एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा रहता है। और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो खत्म हो जाता है। इसमें इस टाइप के सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सीड्स में एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा रहता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि जो एम्ब्रियो होता है हमारा, एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से बनता है, जब एग सेल से मेल न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है, उसके डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो बनता है। वो न्यूट्रिशन किससे लेता है,
हमने अभी पढ़ा था। वो न्यूट्रिशन लेता है एंडोस्पर्म से, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से। ठीक है, तो एंडोस्पर्म से वो न्यूट्रिशन लेता है और डेवलप कर जाता है, और कुछ भी उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्मिक का पार्ट उसमें कुछ बचा रह जाता है। ठीक है, तो ये डेवलप करता है और ये सीड बनाता है, और इसमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट होता है। तो जो बचा हुआ जो एंडोस्पर्म होता है, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट होता है, वो क्या होता है, सीड में रिमेन रह जाता है, बचा हुआ रह जाता है। तो इस तरह के जो सीड्स होते हैं उनको कहते हैं एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड्स। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, कोकोनट, कैस्टर, बार्ले, मेज एंड व्हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा ऐसे ही, कि एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड्स के एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट, कैस्टर, बार्ले, मेज एंड व्हीट। ठीक है, ये एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, जो दूसरा टाइप का सीड है वो है नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्बुमिनस सीड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो जो होता है वो पूरा एंडोस्पर्म खा लेता है। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, वो न्यूट्रिशन लेता है एंडोस्पर्म से। तो ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो जो है खा लेता है, ये बचता नहीं है, यानी कि पूरा खत्म हो जाता है, उससे पूरा न्यूट्रिशन ले लेकर के उसको खत्म कर देता है। तो उसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्बुमिनस सीड्स। इसके एग्जाम्पल हैं ग्राउंड नट, पी एंड बीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। ये जो दोनों टाइप्स के सीड्स के एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो इनके नाम आप लर्न कर लीजिएगा, इनके जो नेम्स हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ टर्म्स आते हैं जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देख लेते हैं, कुछ टर्म्स ऐसे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म आता है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन क्या होता है? ठीक है, तो इससे काफ़ी सारे हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईमैस्कुलेशन किन शब्दों से बना है? ई मैस्कुलेशन। ठीक है, और मैस्कुलेशन किससे बना है? मैस्कुलाइन, यानी कि मेल पार्ट। ठीक है, और ई का मतलब क्या होता है? निकाल देना, रिमूव कर देना, और मैस्कुलेशन यानी कि मेल पार्ट। ठीक है, तो ई मैस्कुलेशन कहाँ पे यूज होता है? ई मैस्कुलेशन का मतलब होता है बेसिकली एंथर को हटाना, एंथर को हटाना, या फिर रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, इसको बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, यानी कि अगर किसी फ्लावर से हमने एंथर को हटा दिया, यानी कि उसका ईमैस्कुलेशन कर दिया, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? ईमैस्कुलेटेड फ्लावर। ये क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिससे एंथर हटा दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है, या फिर बैगिंग कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, तो बैगिंग का मतलब होता है, बैगिंग तो आप समझ रहे होंगे, बैग इसमें साफ साफ दिख रहा है, बैग। तो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर होता है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है, अभी हमने पढ़ा इमैस्कुलेटेड फ्लावर क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिससे एंथर हटा दिया गया हो, उसको एक बैग से कवर कर देते हैं, उसको एक बैग से कवर कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं बैगिंग। और कवर क्यों करते हैं?
कवर इसलिए कर देते हैं ताकि बाहर से पॉलिनेशन ना होने पाए, बाहर से पॉलिनेशन ना होने पाए, मतलब ऐस जो हम चाहें वही पॉलिनेशन हो, बाहर का कोई एंथर आकर के इस फ्लावर को पॉलिनेट ना कर पाए, इसलिए जो फ्लावर है इमैस्कुलेटेड फ्लावर उसको बैक से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। बस वही होगा, वही होता है जो हम पॉलिनेशन कराना चाहते हैं, बस वही होता है। इसमें कोई भी इंसेक्ट या बर्ड आकर के इस फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर सकती है, बैठ नहीं सकती है इस पे। ओके, तो ये होता है बेनिफिट बैगिंग, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग का। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा एम्ब्रियो। इससे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है नीट में, इम्पोर्टेंट है ये भी और बहुत बेसिक है, आप लोग तुरंत आंसर कर दोगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर आपने हमारे ये प्रीवियस 3 लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, तो ये जो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है, भ्रूण कहाँ पर डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे। एम्ब्रियो सैक, जो भी हमने एम्ब्रियो सैक पढ़ रखा है ये, ठीक है, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, इसके माइक्रोपाइलर एंड पे ये एम एंड है, और ये जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता है? ये जाइगोट डेवलप करके, ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पर डेवलप होता है? वो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के जो एम इंड होता है, एम इंड पर एम्ब्रियो डेवलप होता है। होता क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक, सपोज ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक एग सेल होती है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये एम इंड है माइक्रोपाइलर इंड, और ये सी इंड है चलाजल इंड। यहाँ पे एंटीपोडल्स होती हैं 3, और बीच में क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पर यहाँ से 2 मेल गैमेट आते हैं और एग को फ्यूज करते हैं, बनाते क्या है? जाइगोट। और यहाँ पर एक मेल गैमेट आता है, वो फ्यूज करके यहाँ पे क्या बनाता है? एंडोस्पर्म, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है। अब ये जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है। ओके, तो माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होते हैं? एग्स होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक पे एम्ब्रियो। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं, एम्ब्रियो में एम्ब्रियो की कई सारी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट, उससे जो पहला एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट के डेवलपमेंट से जो पहला एम्ब्रियो बनता है वो बनता है प्री एम्ब्रियो। क्या होता है वो? प्री एम्ब्रियो। प्री एम्ब्रियो मतलब प्रिमिटिव एम्ब्रियो, जो कि प्राचीन एम्ब्रियो। ठीक है, प्री एम्ब्रियो। दूसरा जो एम्ब्रियो बनता है प्री एम्ब्रियो के डेवलप, प्री एम्ब्रियो या फिर प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं इसको, सॉरी प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। प्रो एम्ब्रियो से जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, या प्रो एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाता है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। और जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है ये डेवलप करके बनाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फाइनली ये हार्ट शेप एम्ब्रियो डेवलप होकर के मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर। ठीक है, तो ये स्टेजेस हो गई, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, ये स्टेजेस हो गई।
तो जाइगोट डेवलप करके प्रो एम्ब्रियो बनाता है, प्रो एम्ब्रियो ग्रो करके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो डेवलप करके हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाता है, उससे फाइनली बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि परिपक्व एम्ब्रियो बनाने की ये जो अवस्थाएं हैं ये इतनी होती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है सीड्स, इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीड, सीड बनता कैसे है? तो सीड बनता है ओव्यूल से। कैसे बनता है? सपोज ये क्या है, ओव्यूल है, तो ओव्यूल से किसका फॉर्मेशन हुआ? ओव्यूल से फॉर्मेशन हुआ सीड का। किसका? सीड का। और ओव्यूल के चारों तरफ या आसपास इंटेगुमेंट्स होते हैं। ओव्यूल के चारों तरफ क्या होते हैं? इंटेगुमेंट्स होते हैं। जैसे ये ओव्यूल के चारों तरफ ये क्या है? इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट से क्या बनता है? इंटेगुमेंट के से सीड के चारों तरफ की कोट बनती है, सीड कोट बनता है। क्या बनता है? सीड कोट बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओव्यूल से क्या बना? सीड बना। और ओव्यूल के चारों तरफ जो होते हैं इंटेगुमेंट से क्या बना? सीड कोट बना। ठीक है? इसमें अब ओवरी जो होती है वो क्या बनाती है? ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या बनाती है? ओवरी बनाती है फ्रूट। और जो ओवरी की वॉल होती है, ओवरी वॉल, ये बनाती है फ्रूट वॉल। क्या बनाती है? फ्रूट की वॉल बनाती है। क्या बनाती है? फ्रूट वॉल। और फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। तो ओवरी क्या बनाती है? ओवरी बनाती है फ्रूट। और ओवरी वॉल क्या बनाती है? ये बनाती है पेरिकार्प, यानी कि फ्रूट वॉल। ओके, तो ये चार क्वेश्चंस जो हैं ये एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चारों याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रूट। तो फ्रूट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट, और दूसरे टाइप का जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जो ट्रू फ्रूट होता है वो ओवरी और थैलेमस दोनों से बनता है। जो ट्रू फ्रूट होता है वो फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी एंड थैलेमस। ठीक है, ये ओवरी और थैलेमस दोनों से बनता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, एप्पल। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लीजिएगा। एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा फॉल्स फ्रूट है वो कैसे बनेगा? फॉल्स फ्रूट सिर्फ ओवरी से बनता है। कैसे बनता है? फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली ओवरी। ठीक है, ये सिर्फ ओवरी से बनता है, और ट्रू फ्रूट ओवरी और थैलेमस दोनों से बनता है। ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं ये हम देखते हैं। इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होता है। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है?
कि बिना निषेचन के फल बनता है। ठीक है, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये फ्रूट्स कैसे होते हैं? ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। ओके, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल है बनाना, इम्पॉर्टेंट है ये, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट पार्थिनोकार्पी कहलाता है। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस में देखिए, पार्थिनोकार्पी में क्या होता था? पार्थिनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का डेवलपमेंट होता था। एपोमिक्सिस में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बिना सीड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सिट्रस और मैंगो की कुछ वेराइटीज, इसके एग्जाम्पल्स हैं। सम वेराइटीज ऑफ सिट्रस एंड मैंगो। सिट्रस और मैंगो की कुछ वेराइटीज क्या होती हैं? वो एपोमिक्सिस शो करती हैं, इनमें एपोमिक्सिस देखा जाता है। अच्छा, जो एपोमिक्सिस होता है उसमें न्यूसेलस सेल्स एम्ब्रियो बनाती हैं। कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। न्यूसेलस सेल्स फॉर्म्ड एम्ब्रियो। ठीक है, तो एपोमिक्सिस में न्यूसेलस सेल्स क्या बनाती हैं? एम्ब्रियो बनाती हैं। तो इसमें देखा ही जाता है कि जो न्यूसेलस सेल्स होती हैं, न्यूसेलस जो सेल्स होती हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये न्यू जो ओव्यूल होता है उसमें पाई जाती है, ओव्यूल में पाई जाती है। और ये सेल्स ओवरी के अंदर धंसकर एम्ब्रियो बनाती है। न्यूसेलस सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ओव्यूल्स में पाई जाती हैं। और ये सेल्स क्या होती हैं? ये ओवरी में, ओवरी के अंदर धंसकर एम्ब्रियो बनाती हैं। ओवरी में धंसकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। तो बन गया ना बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो। तो इस तरह के जो सीड्स होते हैं उनको कहते हैं, इस तरह के सीड्स में जो डेवलपमेंट होता है, इस तरह के जो सीड्स डेवलप होते हैं उसको कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के न्यूसेलस सेल्स एम्ब्रियो बना लेती हैं। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जो न्यूसेलस सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो बना लेती हैं। और इन सीड्स को क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक सीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इस टाइप के सीड्स को? एपोमिटिक सीड्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म है पॉली एम्ब्रियोनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉली एम्ब्रियोनी टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पॉली प्लस एम्ब्रियोनी। और एम्ब्रियोनी बना है एम्ब्रियो से, और पॉली का मतलब होता है मैनी या फिर मोर या बहुत सारे। ठीक है, तो मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो जिस सीड में बनता है उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, एक ही सीड में, एक ही सीड में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बने, अगर एक से ज्यादा मैनी एम्ब्रियो बने तो ये कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो जो एपोमिक्सिस से सीड बनते हैं, यानी कि एपोमिटिक जो सीड्स होते हैं, इनमें पॉली एम्ब्रियोनी देखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि पॉली एम्ब्रियोनी किस में देखी जाती है और ये होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। पेरी स्पर्म क्या होता है? व्हाट इज पेरी स्पर्म? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो न्यूसेलस होती हैं, न्यूसेलस सेल्स जो होती हैं, न्यूसेलस, ये कहाँ पर होती हैं? ये सेल्स ओव्यूल के चारों तरफ होती हैं, ओव्यूल के चारों तरफ होती हैं न्यूसेलस सेल्स। ये कैसी होती हैं? पैरेनकाइमेटस होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं ये। ठीक है,
तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ओव्यूल के चारों तरफ न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, और ओव्यूल के चारों तरफ और भी चीज होती है। क्या होती है हमने पढ़ा है, इंटेगुमेंट होते हैं, इंटेगुमेंट होते हैं ओव्यूल के चारों तरफ। ठीक है, जैसे कि सपोज ये ओव्यूल है तो इसके चारों तरफ इंटेगुमेंट प्लस न्यूक्लियस सेल्स दोनों होती हैं। ये जो न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, ये वाली न्यूक्लियस सेल्स, ये जनरली क्या होती है, डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बची रहती हैं, अगर ये इन केस अगर ये थोड़ी बहुत बची रह गई, तो इसको क्या कहते हैं, पेरी स्पर्म क्या कहते हैं, अगर ये बची रह गई न्यूक्लियस सेल्स। अगर न्यूक्लियस सेल्स बची रह गई तो इसको कहते हैं पेरी स्पर्म। तो इन्हें कहते हैं पेरी स्पर्म। तो बेसिकली पेरी स्पर्म होता क्या है, पेरी स्पर्म्स होते हैं बची हुई न्यूक्लियस सेल्स, बची हुई न्यूक्लियस सेल्स। ठीक है, तो जो बचा हुआ न्यूक्लियस है, यानी कि परसिस्टेंट न्यूक्लियस, बचा हुआ न्यूक्लियस यानी कि परसिस्टेंट न्यूक्लियस, यही कहलाता है, इट इज नोन एज, यही कहलाता है क्या, पेरी स्पर्म। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। बीट एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे 2 पॉइंट्स रह गए हैं बस। नेक्स्ट पढ़ेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ठीक है, आप लोगों को पता है क्या होता है माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो सैक में जो एम इंड होता है वहां पे माइक्रोपाइलर इंड होता है। ठीक है, यही माइक्रोपाइल होता है। लेकिन जो माइक्रोपाइल होता है वो सीड के ऊपर एक छोटा सा पोर होता है। ठीक है, सपोज ये एक सीड है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल सीड। ओके, तो माइक्रोपाइल क्या होता है, स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन सीड। ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल का वर्क क्या होता है, ये पूछा जाता है। माइक्रोपाइल का वर्क होता है ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री कराना सीड में, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री कराना माइक्रोपाइल का वर्क होता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है डोरमेंसी, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी आप लोगों ने सुना होगा काफी। डोरमेंसी क्या होती है, सीड की इनएक्टिव स्टेज होती है या कंडीशन होती है, सीड्स इनएक्टिव स्टेज या कंडीशन को डोरमेंसी कहते हैं। यानी कि जब सीड अक्रिय अवस्था में रहे, यानी कि जो हमारा सीड है, बीज है, वो सक्रिय अवस्था में ना रहे, अक्रिय अवस्था में रहे, इनएक्टिव रहे, सो जाए, सो जाए, तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, और डोरमेंसी होती क्यों है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि जब सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो वो डोरमेंसी में चला जाता है।
तो फेवरेबल कंडीशंस क्या हो गई, जैसे कि पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अगर ये सीड को नहीं मिल रही है तो सीड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा और वो डोरमेंसी में चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज को बोलते हैं सीड की डोरमेंसी, यानी कि सीड सुप्तावस्था में रहेगा। और जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी, पानी और ऑक्सीजन मिलेगा, वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये होता है डोरमेंसी। ओके, इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका, सीड वायाबिलिटी। सीड वायाबिलिटी इसको बोलते हैं, वायाबिलिटी को बोलते हैं व्यवहार्यता या फिर जीवन क्षमता। ठीक है, इसका मतलब होता है, सीड वायबिलिटी का मतलब होता है सीड कितने समय तक रह सकता है। सीड कितने समय तक रह सकता है, सीड वायबिलिटी का यही मतलब होता है। ठीक है, तो जो एवरेज लाइफ साइकिल होती है सीड की, वो लगभग 10 से 15 साल तक एवरेज लाइफ साइकिल होती है। 10 to 15 years ऑफ एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ अ सीड। एक जो नॉर्मल सीड होती है उस वो 10 से 15 साल तक वायबल रह सकता है। लुपिनस आर्टिकस, ये इसका जो सीड है ये आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया, आर्कटिक टुंड्रा में पाया, और ये 10,000 सालों से डोरमेंसी में था। मतलब 10,000 साल से इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली थी। ये ल्यूपिनस आर्किटस एक प्लांट है, प्लांट का सीड है। ये आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया था और ये 10,000 साल से डोरमेंसी में था, मतलब इनएक्टिव स्टेज में था, इनएक्टिव कंडीशन में था 10,000 सालों से। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है, सीड वायबिलिटी में क्वेश्चंस आता है कि फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, ये एक तरह का खजूर है, डेट पाल्म है, इसको कॉमनली नोन एज डेट पाल्म। ये 2000 सालों तक डोरमेंसी में पाया गया, इनएक्टिव स्टेज में पाया गया। और ये कहाँ पाया गया था, ये किंग हेरोल्ड्स के पैलेस में पाया गया। तो फिनिक्स डैक्टिलिफेरा एक तरह का डेट पाल्म है, खजूर है, ये 2000 ईयर्स तक डोरमेंसी में रहा था, इनएक्टिव स्टेज में रहा था। किंग हेराल्ड्स पैलेस में ये पाया गया था। और लुपिनस आर्टिकस, इसका जो सीड है ये आर्कटिक टुंड्रा में 10,000 ईयर्स से डोरमेंसी में था और ये इनएक्टिव स्टेज में पाया गया था। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म होता है। मैंने इस चैप्टर के सभी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कुछ भी नहीं छूटा है इस चैप्टर में। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और ये इस चैप्टर की जो 4 सीरीज़ है, 4 पार्ट्स हैं, इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं, उनको देखने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs जरूर सॉल्व करिएगा, उनसे आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।